एक्सपेरिमेंटल लैब की बात ही अलग होती है, क्योंकि सारा आप जो कुछ करोगे एक्सपेरिमेंटली करोगे। और एनपीएल स्पेशली इसी काम के लिए जाना जाता है। आपने किताब में पढ़ लिया कि ये लाइन होती है, और जब रियल लाइफ में करोगे ना कि ये लाइन होती है, और जब प्रूफ करने बैठोगे तो आपको पता चला कि इस लाइन के अलावा बहुत सी लाइनें होती है, बट हमें वो लाइन ढूंढना ही है। आज हम लोग आए हैं इंडिया के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिसर्च होती है और काफ़ी सारे पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो आज जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, कैसा उनका लैब का एक्सपीरियंस है, कैसा उनका पीएचडी का जो रोज़मर्रा का जीवन होता है वो कैसा है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट नेट जेआरएफ, भाई उसके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो आज आप लोगों के क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी लोगों से। तो भाई सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। आकाश। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आकाश भाई ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है लैब में काम करने का, और आपका रोज़मर्रा का जो दिन होता है एज अ रिसर्चर, एज अ रिसर्च इंटर्न या फिर एज अ पीएचडी स्कॉलर, कैसा रहता है? देखो, कहना तो बहुत कुछ है, बट बोल सकता हूँ कि बिजी तो रहता ही है, और हेडेक ज़्यादा रहती है भाई पीएचडी में। क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है, और सबसे ज़्यादा आपको ना अपना एटमॉस्फेयर है, आपका एनवायरनमेंट, उसको बहुत मैनेज करना पड़ता है। एमएससी से कितना फ़र्क रहता है? एमएससी तो कुछ भी नहीं है पीएचडी के सामने एज ए, क्योंकि आपने जो किताबों में पढ़ा है ना, वो आपको जब उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत कुछ डिफरेंट है। आपने किताब में पढ़ लिया कि ये लाइन होती है, और जब रियल लाइफ में करोगे ना कि ये लाइन होती है, और जब प्रूफ करने बैठोगे तो आपको पता चला कि इस लाइन के अलावा बहुत सी लाइनें होती है, बट हमें वो लाइन ढूंढना ही है। तो देखो भाई, तुम्हारी अगर किस्मत रही ना तो तुम लोगों को लैब का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं बाकी के जो हमारे साथी हैं उन लोगों के पास, और बात करते हैं उनसे, जानते हैं, और नेट जेआरएफ के भी बारे में बातें करेंगे। तो आ जाओ साथ में। भाई आपका नाम बताएं पहले। हाँ, मेरा नाम चंद्रकांत प्रजापति है। चंद्रकांत, क्या बात है, कैमरा के पीछे भी हुआ करते थे कभी आप? तो आपका जो अभी आपको पीएचडी में कितने साल हो गए? मुझे 3.5-4 साल। तो जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने नेट के बेसिस से ज्वाइन किया था, नेट जेआरएफ। तो सही एग्ज़ाम आता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेंदी होता है। आप 1-2 महीने प्रिपरेशन से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं ईज़िली। तो नेट और जेआरएफ, इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक बार ये बता दीजिए। दोनों एक ही एग्ज़ाम है। नेट होता है एक सिर्फ लेक्चरशिप के लिए, ताकि आप पढ़ा सकते हैं कॉलेजेस में। जेआरएफ एक फेलोशिप है जो कि यूजीसी और सीएसआईआर ग्रांट करता है। दोनों की कट ऑफ बनती है। नेट की कट ऑफ जेआरएफ के कभी कभी इक्वल रहती है, कभी कभी नेट की कट ऑफ थोड़ी कम होती है जेआरएफ से। बाकी जिसका जेआरएफ होता है उसके पास चॉइस है कि वो लेक्चरशिप लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। नेट बेसिकली है कि आप क्वालिफाइड हैं किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बढ़िया बढ़िया। तो अब चलते हैं उनके पास जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा है यहाँ पर, ठीक है? तो उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू उनसे करेंगे। तो अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। मेरा नाम संजीत कुमार है। मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ, सीनियर रिसर्च फेलो। बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने बोला सीनियर रिसर्च फेलो, तो सीनियर रिसर्च फेलो और अभी जेआरएफ की बात हो रही थी, जूनियर रिसर्च फेलो, दोनों में क्या फ़र्क है अभी? दोनों में ये फ़र्क है, जब हमारा एडमिशन होता है पीएचडी में तो उस टाइम हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के थ्रू हमारा एडमिशन होता है, और फिर उसके 2 साल बाद हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमने जो वर्क किया है, कितना इम्प्रूवमेंट है, उसको दिखाना होता है। फिर उसके बाद हमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अलाउड करते हैं, जिसमें हमारी फेलोशिप की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाती है। जेआरएफ में 31,000 रुपये प्लस एचआरए मिलता है, और जैसे ही हमारा एसआरएफ होता है 2 साल के बाद तो उसमें 35,000 प्लस एचआरए मिलता है। तो मतलब कि एक बंदा जो है अगर उसको ये फ़ेलोशिप मिलती है तो वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन हो सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए 5 साल मिलती है फेलोशिप, लेकिन पीएचडी उससे पहले भी पूरी हो जाती है 3.5-4 साल में भी। ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल फेलोशिप मिलेगी, 5 साल में पूरा करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट की पहले ही हो जाती है।
बस ये है कि ऑलमोस्ट सभी 5 साल में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, जिस लैब में आप लोग हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क भी काफ़ी होता है, और एक एक्सपेरिमेंटल लैब में काम करना और एक्सपेरिमेंटल लैब का जो एक्सपीरियंस होता है, क्या उसे हम किस तरीके से उसको थ्योरेटिकल लैब के एक्सपीरियंस से डिफ़र कर सकते हैं? देखिए, एक्सपेरिमेंटल लैब की बात ही अलग होती है, क्योंकि सारा आप जो कुछ करोगे एक्सपेरिमेंटली करोगे, और एनपीएल स्पेशली इसी काम के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और आप किसी भी टाइम जाकर अपनी लैब में काम कर सकते हो। ये नहीं कि 5 बजे ही आना, आपको अगर आपका मन है या आपको और ज़्यादा रिसर्च करनी है, रात को भी रुक सकते हो। ये एक्चुअली मैंने देखा है कि एनपीएल जो रिसर्च लैब है, यहाँ पर मैंने एक्चुअली देखा है कि लोगों को रात में जाते हुए, रात में रिसर्च के लिए अपना आराम से जाते हैं, और सुबह 5 बजे कोई आ रहा है अपनी शिफ्ट ख़त्म करके। सो इस तरीके से मैंने देखा है, तो काफ़ी अच्छा एक जो है कह सकते हो कि एनवायरनमेंट आपको मिलता है। अच्छा, एक रिसर्चर का, एक पीएचडी स्कॉलर का जो रोज़मर्रा का जीवन है, और कितनी पढ़ाई एक तरीके से करनी पड़ती है पीएचडी में, तो वो एक बार हमारी जनता को बता दीजिए। रोज़मर्रा का तो क्या है कि सुबह उठना है, अपना कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, ऑफिशियली तो टाइम यही है 9 से 5:30 का, लेकिन सभी रिसर्च स्कॉलर काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी लैब में ही बिताते हैं, क्योंकि वो टेंशन फ्री रहते हैं ना, चाहे वे रात को करे चाहे सुबह करे, अपना रिसर्च कंटिन्यू लैब में ही रहते हैं मैक्सिमम। यहाँ हॉस्टल में तो सोने के लिए आ जाते हैं या मैस में खाना खाने के लिए, वरना सभी ऑलमोस्ट स्टूडेंट ये नहीं कि 8 घंटे लैब में रहना है, 12-14 घंटे सभी लोग रहते हैं। और रोज़मर्रा का जीवन बहुत ही अच्छा है, डेली नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बाहर से दूसरे कंट्री से भी लोग आते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, एक चीज़, एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो चलता है कि तमाम तरीके के लोग जो हैं वो यूपी के, बिहार के, झारखंड के, हमारे इस बेल्ट के जो लोग हैं वो आईएएस आईपीएस में ज़्यादा जाते हैं, यूपीएससी में ज़्यादा जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। बट कितना प्रतिशत जो भारत का हिस्सा है वो रिसर्च में आते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ से आते हैं, और आप कहाँ से हैं और आपके मित्रगण कहाँ से हैं? देखिए, यहाँ बात रही स्टूडेंट की, स्टूडेंट तो देश के कोने कोने से आते हैं, कोई यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, सभी देश के सभी कोने से आते हैं, और मैक्सिमम यहाँ स्टूडेंट हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा रहते हैं लगभग, एंड 40-45% ही हरियाणा के। अच्छा, पीएचडी करते करते जब आप लोग बोर हो जाते हो तो आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटी का क्या आपका इंतज़ाम रहता है? नहीं, बोर तो अच्छे दोस्त मिलते हैं ना, तो बोर तो होने नहीं देते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम आता है, फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, बट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि पूरी आज़ादी है, आप जब चाहे जब लैब जा सकते हो, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर, और अच्छे से रिसर्च कराते हैं सभी साइंटिस्ट लोग यहाँ पर। जी, तो थैंक यू वेरी मच इतने सारे सवालों का हमारे जवाब देने के लिए, इतने पेशेंटली जवाब देने के लिए, और होपफुली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इससे हेल्प मिलेगी कि किस तरह से पीएचडी का एक जो एनवायरनमेंट होता है, और जो इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी लैब है एनपीएल, जिसके बारे में आप 11वीं की किताब में अपने जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है उसमें पढ़ते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का जो ज़िम्मा है वो एनपीएल के ऊपर है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एनपीएल में रिसर्च करना बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।